तो आज हम जो डिस्कस करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो एग्ज़ाम हुई थी अभी, तो उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखोगे कि ये जो क्वेश्चन हैं, आप जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी दूसरी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें जो पार्ट ए है, तो वो जो आपको पढ़ना होता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये हमने आपको जैसा बताया, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वहाँ से लिए हैं। तो आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चन है टोटल। तो मैं 2 या 3 वीडियो में इसको खत्म कर दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज द एक्सकेवेशन ऑफ आदमगढ़ रॉक शेल्टर डन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी इस बार, तो हम नेगेटिव मार्किंग को भी एक माइंड में लेके चलेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों 1960-61 है। जिसको पता है, जिसको नहीं पता वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको पता है आदमगढ़ के बारे में हम थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये कहाँ है फ्रेंड्स? होशंगाबाद जिले में है। दिस इज इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद जो ये 1900, ऐसे यहाँ पे बहुत से डाउट करेंगे कि ऑप्शन में नहीं था। मैं इसको मनोरंजन घोष ने इसको ओरिजिनली डिस्कवर किया था, लेकिन साइंटिफिकली अगर आप डिटेल एक्सकेवेशन देखोगे तो वो 60-61 में आर.वी. जोशी और एम.डी. खरे ने किया था। तो आप ये नाम भी देख लेना, आगे के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से माइक्रोलिथ्स मिले थे बहुत सारे। अभी मैंने जो इस पेपर में देखा, 2 क्वेश्चन पूछे थे जो ये हिस्ट्रीज है, मतलब जो एक्सकेवेशन है। एक यहाँ से पूछा है, आदमगढ़ से पूछा है, और एक आपका पूछा है भीमबेटका। सो दोनों ही क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत टफ थे, जो कि आपसे नेगेटिव मार्किंग करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्योग्राफी का, कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जो अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पे कोल कहाँ से सप्लाई होता है। जो दोस्तों, जो अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ से जो कोल सप्लाई होता है वो होता है जोयला माइनिंग एरिया है, वहाँ से ही इसमें कोल सप्लाई होता है। ठीक है, तो अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन आप देखोगे तो ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट होता है, और ये कहाँ है? अनूपपुर जिले में है आपका। ठीक है, ध्यान रखना, ये एमपी, जो एमपीसी पावर जनरेटिंग कंपनी है, जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो विंध्याचल के बारे में, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट भी है, जो कि कहाँ है आपका? सिंगरौली में है। ठीक है, इसकी पावर कैपेसिटी आप बताइएगा। ये एनटीपीसी के द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशली बताया कि ये वाला जो प्लांट है अमरकंटक वाला, वो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट होता है। तो आप मुझे कमेंट करना कि मैं ऐसे एक चार्ट बना दूंगा जिसमें एनटीपीसी के अलग कर दूंगा और एमपी पीजीसीएल के अलग कर दूंगा, इफ़ यू विल कमेंट। ठीक है, तो ये इसमें ये सब डिटेल्स थी। ओके, ये वाला जो पावर प्लांट है अमरकंटक, ये आप देखोगे कि अगर ये दिस इज मध्य प्रदेश का मैप, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, यहीं पे सोन नदी भी जैसे अमर निकलती है, तो जो पानी की सप्लाई होती है इसको, वो सोन नदी से होती है। अगला देखेंगे कि ट्राइब्स में नोडोरा क्या होता है। तो नोडोरा दोस्तों क्या होता है? वॉल ऑर्नामेंटेशन होती है, मतलब जो ज़मीन पे चित्रकारी होती है, जो ट्राइब्स करते हैं वो होती है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आपको परीक्षा धाम में ही लिखा हुआ मिल जाएगा ये। तो नोडोरा इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिलीफ वॉल ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, जो बहुत सारे ट्राइब्स करते हैं। ओके, तो ये सब था। अगला क्वेश्चन है कि ये एक फेस्टिवल होता है जो बुंदेलखंड में मनाया जाता है इन दी ऑनर ऑफ गर्ल्स, तो वो कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। ये आप इसे अगर इसमें तुक्का भी मार सकते हो, हरिजोत पर्व जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हरियाली अमावस्या पे होता है। और ये जो कुंवारी कन्याएं होती हैं इसमें क्या रखती हैं? हरियाली अमावस्या पे है ये। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो इसमें फास्ट करती हैं, व्रत करती हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स हम देखते हैं। देखो आप, तो ये सेलिब्रेटेड ऑन कृष्ण अमावस्या, हरियाली अमावस्या बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और एक फेस्टिवल होता है जो अनमेरिड गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड होता है। और इस फेस्टिवल पे वो क्या करते हैं? तो वो जो गाँव, ये जो गाय का वो लेप होता है वो लगाते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये अभी करंट से पूछा गया है, क्योंकि करंटली इसको बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कहाँ बनाई गई? मध्य प्रदेश में। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए था। 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी दोस्तों, वो सागर जिले में बनाई गई। इसी तरह से 26th जो है वो ओमकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है खंडवा में। ठीक है, आपको अगर कहीं भी इसमें मिस्टेक लगे तो यू आर फ्री टू कमेंट, मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट को। ठीक है, गलती मुझसे हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में थोड़ी डिटेल चाहो तो देख सकते हो। तो अभी अप्रैल 2025 में इसको करा। ठीक है, 134th बर्थ एनिवर्सरी पे बी आर अम्बेडकर जी की। दिस इज 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी 26 हो चुकी है हमारे यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईसीटी का क्वेश्चन है। द कोड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड बाय विच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो देखो, पेटेंट क्या होता है? कोई आविष्कार होता है। ट्रेडमार्क होता है, जैसे जो कंपनी का कोई लोगो होता है। इसका आंसर होगा कॉपीराइट, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर का कोड लिखते हैं ना, तो वो उसका कॉपीराइट होगा कि हमारा कोड है, इस तरह से कॉपीराइट उसको बोलते हैं। ठीक है, पेटेंट आप समझ गए, व्हाट इज पेटेंट? तो पेटेंट क्या होता है? कोई सम डिस्कवरी विच इज रिलेटेड टू साइंस और समथिंग, तो दैट डिस्कवरी पेटेंट। ट्रेडमार्क क्या हो गया? बिजनेस मार्क, लोगो हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन दी एडवाइजरी कमेटी ऑफ फॉर सिलेक्शन ऑफ एन लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन नहीं है, एमपी जी के का क्वेश्चन है, एमपी पॉलिटी में से पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है? जो लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त को नियुक्त करने के लिए कमेटी बनती है। उसमें आपके सबसे पहले होते हैं सीएम, फिर दूसरे होते हैं आपके लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि विधानसभा में होते हैं, और तीसरे आपके होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो चीफ सेक्रेटरी इसमें नहीं आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आएगा। ठीक है, होम मिनिस्टर नहीं है, एडवोकेट जनरल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं हम,
अच्छा क्वेश्चन है, अमर बलिदानी महुआ महासिंह इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइब? तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर कोल है। इन्होंने जो महुआ महासिंह है, ये मतलब इन्होंने 1841-42 में जो विद्रोह हुआ था उसमें भी भाग लिया था। फिर उसके बाद जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोल होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि जो महुआ कोल ट्राइब से थे और ये कि बहुत बहादुर लीडर थे। बुंदेला रिवेलियन हुआ था जो, ठीक है, अगेंस्ट दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें इन्होंने भाग लिया था और 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था। अगर आप थोड़ा सा कोल के बारे में देखो, कोल ट्राइब के बारे में, कोल ट्राइब के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो हम यहाँ देखते हैं, 2-3 पॉइंट देखते हैं। तो ये क्या है? पहले तो थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक है, इनको ये कहाँ रहते हैं? तो ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, मेनली रीवा इधर। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी मैं सब ट्राइब्स के बारे में बात करूँ तो इनकी जो सब ट्राइब है वो है रोतिया, रोतेले, 2 ट्राइब्स बस पढ़ अभी हम ध्यान रखते हैं। और अगर मैं इनकी पंचायत के बारे में वो देखूँ तो इनकी जो पंचायत का नाम होता है दोस्तों वो होता है गोहिया। देखो ये 4 पॉइंट्स मैंने इसके कोल पंचायत के बताए आपको। अब आप इसमें ऐड कर सकते हो क्या? एक सब ट्राइब और पढ़ लो। ठीक है, इनके कल्चर के बारे में थोड़ा सा और देख लो। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। ई वेस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ई वेस्ट रिसाइकलिंग मेजर स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर कंपनीज है। तो उन्होंने मतलब ई वेस्ट के बारे में उन्होंने जो क्या अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या क्या किया? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, उन्होंने रिसाइकलिंग प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, तो स्टार्टेड रिसाइकलिंग प्रोग्राम, तो इजी क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन है, दिस इज मो ये सबसे पेपर का पूरा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे लगता है 100% बच्चों ने ये गलत किया होगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसमें पूछा है कि ये F23 नंबर 23 जो केव होती है उसको किसने एक्सकेवेट किया, ये पूछा। अभी पहली बात तो मैंने ऐसे इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, टैगिंग ही मैंने पहली बार देखी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, भीमबेटका का नाम सुन के हम देखेंगे कि वीएस वाकड़कर ने ही किया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1957-58 में एक्सकेवेशन तो किया ही था। तो पहली बार मैं भी इसमें होता तो मैं भी रिस्क लेता और इसको लगाता। बट फ्रेंड्स ये गलत क्वेश्चन है। नंबर 3 F23 भीमबेटका जो है उसका उन्होंने जो एक्सकेवेट किया था ये वीएन मिश्रा ने किया था। और जो वाकड़कर साहब जी ने जो किया था वो किया था इन्होंने नंबर 3 आई थिंक, इसको एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ा देख लेता हूँ। ये इन्होंने किया था F24, नंबर 3 F24 मिस्टर वी एस वाकड़कर ने किया था। और जो नंबर 3 F23 है वो किया था वी एन मिश्रा ने। ठीक है, तो ये F24 इससे क्वेश्चन जरूर पूछा गया है ऑडिटोरियम केव से, तो ये वहीं से कहीं रिलेट हो गया हो तो मुझे नहीं पता। तो ये ऑडिटोरियम केव से F24 जो होता है ना, नंबर 3 F24, ये ऑडिटोरियम केव इसको ही बोलते हैं। और ये इसकी खोज जो की थी इन्होंने की थी, वाकड़कर जी ने। और नंबर 3 F23 वी एन मिश्रा ने की थी, ये पुणे के हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देखते हैं। तो ये जो एक्सकेवेशन था यहाँ पे स्टोन टूल्स और ये इवोल्यूशनरी लेयर्स और मीजोलिथिक टाइम से भी पेंटिंग्स कुछ मिली हैं। ध्यान रखना, एक एक पेंटिंग मिली थी यहाँ पे भीमबेटका से। तो उसमें क्या था, एक एक मैन और वुमेन एक ऐसे बच्चे को दफना रहे हैं, वो वाली पेंटिंग भीमबेटका से मिली थी, जिसके बारे में एक एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला न्यूज़पेपर ग्वालियर अखबार जो था वो कब शुरू हुआ उसका पब्लिकेशन? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और परीक्षा धाम से ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो परीक्षा धाम से मिलेगा। और ये ग्वालियर अखबार को था और ये उर्दू का था दोस्तों। ठीक है, दूसरा ये वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर था और ये ग्वालियर से पब्लिश होता था। ठीक है, थोड़ी सी और अगर एक्स्ट्रा जानकारी हम लेंगे, ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा हिंदी न्यूज़पेपर तो हिंदी के बारे में हम देखेंगे, मालवा अखबार था, 1848 में वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो मालवा अखबार ये हिंदी वाला था। देख लो एक बार यहाँ पे भी, तो 1840 में हुआ था आपका कौन सा, ग्वालियर अखबार। और ये उर्दू का था और इसके जो एडिटर थे वो कौन थे, मुंशी लक्ष्मण दास इसके एडिटर थे दोस्तों। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है, मुंशी लक्ष्मण दास। और 1848 में मालवा अखबार आया जो कि इंदौर से पब्लिश होता था और हिंदी, उर्दू और मराठी तीनों लैंग्वेज में था। और ये फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था स्टेट का। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप भी बात ध्यान रखना, कभी भी जब एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो जो फ्रेम करने जाता है क्वेश्चन उसको पुराने पेपर दिए जाते हैं। तो जब पुराने पेपर दिए जाते हैं तो वो जब देखेगा कि ग्वालियर अखबार में से क्वेश्चन आया तो वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड पूछेगा। तो बहुत चांसेस हैं कि वो मालवा अखबार के बारे में पूछे। तो आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है और ये भी सिंपल परीक्षा धाम से वो आप कर सकते हो। कोई परीक्षा धाम जो किताब आती है, कोई दूसरी एमपीजी की किताब। तो सोन रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट सिचुएटेड है? तो बाण सागर जो है प्रोजेक्ट है वहाँ पे है, वो शहडोल में है ये। ठीक है, सोन नदी पे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे, क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि सब ये जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, कोई मेडिकल लाइन के होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उन्होंने एमपीजी के इतना पढ़ा नहीं होता। तो वो तो सिर्फ क्वालिफाई कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो भी जाता है उनका, और हुआ भी है। ठीक है, तो वो उनके लिए अगर आप सिर्फ एक बुक पढ़ लोगे ना सिंपल, तो भी आपका हो जाएगा, बिकॉज 25 क्वेश्चन ईजी ही है इसमें। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम, तो इंडिया पाकिस्तान हीट वेव इंसिडेंट के बारे में। तो इसमें जो फॉल्स बताना है हमको, डिफिकल्ट क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो एलिमिनेशन टेक्निक ट्राई करते हैं। इंसिडेंट अफेक्टेड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये तो आम सी बात है कि होगा, क्योंकि हीट वेव है तो दोनों ही इफेक्ट होंगी। समर स्टार्टेड रिलेटिवली अर्ली, तो ये भी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लिखिएगा तो वो कहाँ से गलत लिखेगा क्या करेगा।
ठीक है, ये मान लिया। अब ये दोनों स्टेटमेंट है आपके, इनमें ऐसे डिजिट इन्वॉल्व है इसमें एक में कि ये लाइकलीहुड ऑफ एक्सट्रीम हीट इज इंक्रीज 30 टाइम्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये 40 टाइम्स या 50 टाइम्स कोई रिपोर्ट में लिखा होगा तो उसने 30 कर दिया, ये आपके दिमाग में आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो स्टेटमेंट है कि अनाउंसमेंट जो थी वो मसातो कांडा सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अनाउंस की। अब ये इसने यहीं थोड़ा सा खेल कर दिया कि ये जो मसातो कांडा है ये उस टाइम WMO के सेक्रेटरी नहीं थे और कोई था, तो ये डी वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये इसके जो उस टाइम थे सेलेस्टे सोलो और इन्होंने वो जो अनाउंसमेंट किया था ये फॉल्स है। बट ये क्वेश्चन दोस्तों डिफिकल्ट था। ठीक है, तो ये मसाटो कांडा एक जैपनीज इकोनॉमिस्ट हैं और इनका नाम बस वहाँ घुसेड़ दिया। ओके, तो ठीक है, अगला देखते हैं। अशोक जो है उन्होंने स्तूप कहाँ बनाया था, तो ये भरूच सतना में बनाया था। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी जो करी थी वो किसने करी थी फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो ये अशोक ने जो अपने स्तूप बनाया था वो सतना में बनाया था और शुंग डायनेस्टी ने फिर उसको आगे थोड़ा एक्सपांड भी किया, वेदिका गेटवे से बनवाया और भरूच स्तूप जो थे वो 1873 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें पूछा है कि कौन से जो नेशनल हाईवे ने रेड रोज कॉरिडोर बनाया, तो ये देखो थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन था। ये नेशनल हाईवे 45 था फ्रेंड, जो जबलपुर भोपाल कनेक्ट करता है, स्ट्रेच है उसका है। तो ध्यान रखना पहली बात तो कि जो ये ऑड नंबर वाले हाईवे होते हैं वो ऐसे जाते हैं और इवन नंबर वाले ऐसे टॉप टू डाउन जाते हैं। तो ये उन्होंने क्या करा था इस नेशनल हाईवे 45 पे, जो कि यहाँ पे जबलपुर में जो है आपकी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व वहाँ से होकर निकलता है। तो ऐसे वो रेड मार्किंग सी कर दी थी, मोटी परत बना दी थी। तो वो जो रेड मार्किंग कर दी थी तो उससे क्या गाड़ियाँ निकलती थी ना तो थोड़ी स्लो हो जाती थी। और वहाँ पे वो जो एक ऐसा मोटा डामर वो लगाया हुआ था जिससे स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती थी गाड़ियों की, मतलब वो गाड़ी कम कर देते थे, अदरवाइज टायर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, अगले मैं आपको और डिस्कस कर दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है कि इकोनॉमिक सर्वे जो मध्य प्रदेश का 25-26 मतलब जो अभी आया है वो, तो कितनी % इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एस्टिमेटेड है। तो ध्यान रखना जो फाइनेंशियल ईयर आता है उसमें 2025-26 है, जैसे यहाँ पे 2000, तो हमारा जो फाइनेंशियल जिसे 2025-26 यहाँ लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर कब से होता है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल अगर हम देते हैं, हम जैसे 1 अप्रैल 2025 से तो 31 मार्च 2026 तक ये वाला पीरियड होता है। ठीक है ना, लेकिन जब बजट आता है तो बजट तो फरवरी में ही आ जाता है, मतलब वो अभी जो बजट में जो इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, या इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में जो इन्फॉर्मेशन आती है तो वो कब की आएगी, 24-25 की आएगी एग्जैक्ट। और जो 25-26 की आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, एस्टीमेट आएगी। ठीक है ना, वो इस तरह से, तो ये एस्टीमेट बता पूछ रखा है कि कितनी जो एस्टीमेटेड की गई थी 2025-26 की, तो कितनी थी दोस्तों, वो थी 11.14। ठीक है, तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, अगर आपको आता हो तो ही लगाना वरना मत लगाना। इसमें मैं कुछ और फैक्ट्स आपको बताता हूँ। ध्यान रखना कि जो हमारा बजट है वो कितने का बजट है, अप्रॉक्स 4.38 लाख करोड़ का है। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें इंडिया की तो वो 57 लाख करोड़ का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना होता है। उसके बाद अगर हम हमारे SGDP की बात करें तो 16.94 लाख करोड़ का है। और अभी जो ग्रोथ की बात करी तो हमने 11.14% ग्रोथ उसमें हुई है। तो GDP हमेशा, GDP का मतलब क्या होता है कि जो हमने गुड्स बेचे हैं उसकी फाइनल वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, अब पूछा है अगला कि जो ट्राइबल फोक आर्ट बोली डेवलपमेंट एकेडमी मध्य प्रदेश में किससे रिलेटेड है। तो वो किससे रिलेटेड है, बड़ा ईजी क्वेश्चन था वो। ये आंसर होगा फ्रेंड्स इसका डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब अगर आप इसको कहें कि आदिवासी लोक कला एकेडमी फ्रेंड्स 1980 में इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है। अब आपको यहाँ ऑप्शन दिखेंगे तो ये आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वन्य ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट है और देन डायरेक्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप, इसका आंसर फ्रेंड्स होगा डी। ठीक है, तो जो हमारे ट्राइबल फोक आर्ट है और बोली जो डेवलपमेंट एजेंसी है वो डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चर के अंडर आती है, संस्कृति विभाग के अंदर आती है। हु वाज द फाउंडर ऑफ फारूकी डायनेस्टी ऑफ निमार। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जैसे स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी आए हुए, तुगलक आए, तो ये जो तुगलक के टाइम फिरोज तुगलक थे, इनके टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे जो इनके अंडर काम करते थे, इनके अंडर रूलर्स थे। तो इसी तरह से एक रूलर आपका मलिक रज़ा भी था। ये मलिक रज़ा क्या हुआ कि जब ये तुगलक डायनेस्टी वीक हुई तो इन्होंने अपना एक फारूकी डायनेस्टी बनाई, फारूकी डायनेस्टी बनाई। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मलिक रज़ा। दिलावर खान के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने क्या करी थी, इन्होंने घुरिद डायनेस्टी बनाई थी। मालवा जो था ना, मालवा में जो डायनेस्टी बनी थी वो थी। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो मलिक रज़ा ने बनाई थी 1382 में। ठीक है, तो ये निमार रीजन में जो था, बुरहानपुर खंडवा इस रीजन में। और उसके बाद अगर हम देखेंगे मलिक रज़ा जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के अंडर जनरल थे।
और दूसरे रूलर्स की भी बात करेंगे तो दिलावर खान जो है फाउंडेड द इंडिपेंडेंट गुरी डायनेस्टी ऑफ मालवा, जिसकी कैपिटल थी धार। और उसके ही आगे चल के रूलर कौन बने, बाज बहादुर भी उसके ही रूलर थे, जिनका नाम मियाँ बायजीद भी था। तो बाज बहादुर और रूपमती की कहानी आपको पता भी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से रिजोल्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली एस्टेब्लिश दी सेंट्रल प्रोविंसेस। अब इसका ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले क्या था कि हमारे यहाँ अराउंड 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स, मतलब आज हमारी जो एक कंट्री है, पहले वो एक कंट्री नहीं थी, वो कितनी कंट्री थी, 500 से भी ज़्यादा कंट्री थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करा, अंग्रेज़ों ने उसको दो तरीके से शासन चलाया। एक कैसे चलाया, एक चलाया कि जो किंग था वो किंग ही रहता था, लेकिन वो जो किंग रहता था उसके साथ वो क्या बन जाता था, पपेट बन जाता था। ठीक है, पपेट। और यहाँ पे क्या होता था, एजेंट बैठा होता था अंग्रेज़ों का। और एक में उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट मतलब जहाँ पे कोई रूलर था ही नहीं। जैसे वो उन्होंने बोल दिया कि कोई लड़का होगा तो ही वो शासन चला सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ किसी जैसे झांसी की रानी या फिर और भी हैं, तो उनके लड़का हुआ ही नहीं, तो लड़का नहीं हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या करा था कि आप जैसे अगर एमपी का मैप देखो तो यहाँ पे जैसे सागर नर्मदा टेरिटरी थी, तो उन्होंने इन सबको मिला के क्या बना दिया, एक सेंट्रल प्रोविंस बना दिया। ठीक है, जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स की कंट्रोल था। और इसकी जो कैपिटल थी फ्रेंड्स वो क्या थी, नागपुर थी। और ये कब बना था, दिस वॉज फॉर्म्ड इन ईयर 2 नवंबर 1861। तो ये 1861 में बना था, 2 नवंबर 1861 को। सागर और नर्मदा जो टेरिटरीज थी वो क्या थी यहाँ की, उसको मिला के ये बनाया गया। ठीक है, अगला देखो यहाँ से आप बताना, ये जो पहले थी ना, ये सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार था। सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ एंड बरार, बरार मतलब छत्तीसगढ़ वाला रीजन भी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो बेरार था ये इससे अलग कब हुआ, तो ये आप बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन से जो इकोनॉमिस्ट हैं, करंट का क्वेश्चन है, कि उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो देखो ये जो क्वेश्चन था इसको आप इंटेलिजेंट गेस कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे देखोगे अमर्त्य सेन बस ऑप्शन में डाला गया है। ठीक है, ये बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट हैं। तो अगर आप देखोगे 3 आप इसमें से यहाँ से एलिमिनेट करते हो, 3 आप यहाँ से एलिमिनेट, तो आपके पास 1 2 और 1 2 4 बचता है। तो आप एक थोड़ा सा रिस्क ये ले सकते थे कि नोबेल प्राइज़ मिलता है तो मैक्सिमम टाइम वो 3 जो साइंटिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनको एक साथ मिलता है। तो यहाँ पे 3 को एक साथ मिला, तो ये जोएल मॉकिर, फिलिप अगियोन और पीटर होविट, तो इनको ये एक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इनमें दी थी, उसके लिए इनको मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिविजनल कमिश्नरेट जो मध्य प्रदेश में होता है उसके लिए हमको करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। तो फ्रेंड्स क्या होता है डिविजनल कमिश्नरेट, तो आप अगर देखोगे कि हमारे एक तो ज़िले होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर आपका डिवीज़न होते हैं, और डिवीज़न के बाद आपकी क्या होती है, सीधे हमारी स्टेट होती है, जैसे मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में 10 डिवीज़न है और कुछ 55 जिले हैं। तो क्या होता है, डिवीज़न क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में क्या करता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, तो ये क्या है, डिवीज़न कमिश्नरेट इज मेनली अ कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज फीमेल लिटरेसी रेट में हमको बताना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। एक हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2001 और यहाँ पे हमारे पास 2011। हमको यहाँ पे 2001 में फीमेल लिटरेसी रेट देखनी है, मेल लिटरेसी रेट देखना है, और फीमेल प्लस मेल दोनों का कंबाइन भी देखना है। ठीक है, तो हमको ये सब हमें इसमें बताना है। तो अगर फीमेल की बात करें तो 2001 में था 50.29 और 2011 में ये हो गया था 59.24। ठीक है, ये हो गया। अगर इसमें आप इंक्रीज़ देखोगे तो कितने की होगी, अराउंड 8 to 10% की इंक्रीज़ होगी। तो खैर इसका आंसर तो हमको मिल गया सी। अब अगर मेल की बात करेंगे, मैंने साइन गलत बना दिया। अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में हम देखेंगे कि यहाँ 76 था और यहाँ पे कुछ 78 था। ठीक है, और अगर ओवरऑल देखेंगे तो कुछ 63 था और 69 था। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखना, या 6% की इंक्रीज़ या 2% की, यहाँ पे 9% की। तो ये मैंने आपको तीनों इसलिए बताया बिकॉज क्या होता है, कई बार जब पेपर सेट करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर एग्जामिनर के पास होते हैं, तो वो ये क्वेश्चन देखेगा तो वो ये तो एग्जैक्ट देगा नहीं, तो उसी का सिमिलर क्वेश्चन देगा। तो इन तीनों में से बहुत चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक बार रिवाइज करेंगे, 2001 में 50% थी किसकी, फीमेल की, 76% थी मेल की, ओवरऑल थी 63, और यहाँ पे 59 किसकी थी, फीमेल की, 78 किसकी थी मेल की, और 69 जो थी वो ओवरऑल थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ चार्ट भी बना रखा है हमने। अगला बताना है हमको कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। तो केन रिवर, ये वाटरफॉल और रिवर दिए हैं, तो केन रिवर पांडव वाटरफॉल सही है दोस्तों। वेनगंगा चूलिया ये गलत है, बिकॉज जो चूलिया वाटरफॉल है वो आपकी कौन सी रिवर पे है, वो आपकी दोस्तों है चंबल रिवर पे, और वो राजस्थान में है। ठीक है, चोरल रिवर पाताल पानी इंदौर में है, नर्मदा पे मांदार है। ठीक है, ये भी सही है आपका। तो आंसर इसका क्या होगा, 20 का आंसर होगा। तो ये आपका 20 का आंसर हो गया। ठीक है,
अगला देखते हैं कि टोटल स्कूल ड्रॉप आउट रेट बताना है मध्य प्रदेश का क्लास 6 to 8 इन 2024-25। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई तुक्का मत लगाना बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कहीं अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक, अदरवाइज इसको छोड़ो। इसका आंसर मुझे भी चेक करना होगा। आई थिंक 5.9 है, जी नहीं गलत है, 6.3 इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि क्लास 6 से 8 के कितने % बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो इसका आंसर है 6.3। ठीक है, तो ये अलग अलग कोचिंग से अलग अलग जो एजेंसी है उनके डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमको गलत नहीं करना। B2C इन ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, तो B2C मतलब क्या होता है? एक तो C2C होता है दोस्तों, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे कि आप ये देखते हो ना अमेजन, तो वो अमेजन क्या होता है? आप सीधे कंपनी से खरीदते हो, ठीक है ना, सीधे कंपनी से खरीदते हो, तो अमेजन टू कस्टमर जो आ रहा है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये कस्टमर, ये बिजनेस टू कस्टमर, ये बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका C2C, कस्टमर टू कस्टमर। तो आप मुझे C2C का एक एग्जाम्पल कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ओके, ये हमारा होगा। अगला देखते हैं कि पे अलाउंस एम्यूनिटीज़ ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो मध्य प्रदेश में है वो किसकी इक्विवेलेंट होती हैं? तो इसका आंसर होगा अपनी चीफ सेक्रेटरी की इक्विवेलेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम एक टर्म आया है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो हमको देखना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखोगे आप, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कब बनी? 22 अगस्त 2005 को। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर भोपाल में है, और इसमें एक स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और मैक्सिमम 10 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। इसकी जो कमेटी होती है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन जो कमेटी सेलेक्ट करती है उसमें सीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और सीएम का ही एक बंदा नॉमिनेट होता है और कैबिनेट मिनिस्ट्री से होता है। ठीक है, उसको सीएम नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो ये है, हमको मेन कुछ डेट याद रखनी है। ये वाला जो पॉइंट है कंपोजिशन वाला, ये हमको मेनली याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं, बताना है हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ग्रेफाइट अगर हम देखेंगे तो दोस्तों बैतुल, स्लेट इफ यू विल सी, मंदसौर, रॉक फॉस्फेट झाबुआ, फेल्ड्सपार देखोगे आप जबलपुर। ठीक है, ये मिनरल्स हैं, इजीली हमने कर लिया इसको। थॉमस, अगला क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री का, इन हुज कोड सर थॉमस रो द एनवॉय ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड रीच बुरहानपुर। तो देखो, ये जो थॉमस रो थे, फिर विलियम हॉकिंस आए पहले, उसके बाद क्या है, थॉमस रो। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले हॉकिंस आए थे, ठीक है, हॉकिंस का coup कर लिया, और उसके बाद हम क्या करा, हमने रोए। ठीक है, तो ये सब परमिशन लेने आए थे कि हम व्यापार करें, फिर व्यापार करते करते पूरा इन्होंने देश पे ही कब्जा किया। तो थॉमस रो जो आए थे वो किसके पास आए थे, बुरहानपुर। तो ध्यान रखना आप कि जो ये जहांगीर के बेटे थे शहजादा परवेज़, तो वो पहले उसके पास आए थे। तो थॉमस रो 1615 में आए थे। ठीक है, अकबर सब जा चुके थे उस टाइम, और वो जहांगीर के बेटे से मिले थे। ठीक है, किंग जेम्स वन के एम्बेसडर थे, और वो जब जहांगीर से मिलने से पहले अजमेर किसके पास में रुके थे, बुरहानपुर रुके थे। कहाँ पे रुके थे, किसके पास, शहजादा परवेज़ के पास। अगला देखेंगे कि बम्बू फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको मध्य प्रदेश में कब नेशनलाइज किया गया। तो इसका आंसर होगा फिर 1973 में। आप देखोगे 1970 में से फॉरेस्ट को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पे 1973 में बम्बू को ऐसे नेशनलाइज किया गया दोस्तों। ठीक है, ये बम्बू को, फिर उसके बाद आप देखोगे तेंदुपत्ता 1964 में नेशनलाइज किया गया था। फिर कंप्लीट फॉरेस्ट नेशनलाइजेशन हुआ 70 में, और 73 में बम्बू, और साल सीड्स जो थी वो 1975 में। अगला है कि विच इंटरनेट ऑफ थिंग्स फंक्शनल ब्लॉक प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शन फॉर गवर्निंग और कंट्रोलिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम। तो इसमें क्या है दोस्तों, 6 लेयर होती हैं, और ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये देखो 6 लेयर में 4 के नाम लिखे हैं, साफ साफ लिखा है कि कौन सा लेयर जो है वो क्या करता है, गवर्निंग और कंट्रोलिंग दी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम। तो वो गवर्निंग और कंट्रोलिंग के लिए कौन सा सिस्टम है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो 6 लेयर होती है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी लेयर है हमारे पास 6। एक हमारी क्या होती है, डिवाइस, कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर सर्विस, देन मैनेजमेंट, और आखिरी में फिर सिक्योरिटी, और उसके बाद आखिरी हमारी एप्लीकेशन। तो क्या है, डिवाइस, कम्युनिकेशन, सर्विस, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारी 6 लेयर होगी। अगला है कि दिवस फेस्टिवल जो है कब मनाया जाता है। तो दिवस फेस्टिवल दोस्तों कब मनाया जाता है हमारे यहाँ पर, वो अपने रेनी सीजन में मनाया जाता है। ठीक है, तो दिवस फेस्टिवल के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये ट्राइबल्स के द्वारा मनाया जाता है, और इसकी जो टाइमिंग होती है वो श्रवण अमावस्या में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बट इट इज, जिसने करंट पढ़ा है वो बता सकता है। तो ये कौन सा नया बैंक बना था, रूरल बैंक्स को मर्ज करके मध्य प्रदेश में कौन सा बैंक बनाया गया, तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक को बनाया गया। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, इसका आंसर होगा ये कैसे। तो 1 अप्रैल 2019 को आप देखोगे तो जो 2 लीडिंग रीजनल रूरल बैंक्स थे सेंट्रल मध्य प्रदेश के, सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मर्ज करके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो कब बना, 1 अप्रैल 2019 को। अगला क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश पार्टिसिपेटेड इन नासा रिलेटेड चंद्रयान मिशन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
इसका आंसर होगा मधुर तिवारी, ये भोपाल के हैं। तो मधुर तिवारी जो है वो कहाँ से हैं, भोपाल के हैं, और ये नासा के जो मिशन था चंद्रयान मिशन नासा का, उसमें ये इन्वॉल्व थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लमसेना क्या होता है भारिया ट्राइब में। तो भारिया आपको पता है कहाँ रहती है, ये जो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा साइड में रहती है। और लमसेना क्या होता है, एक मैरिज कस्टम होता है कि जहाँ पे लड़का जो होता है उसको पहले लड़की के घर पर रहना पड़ता है और सेवा करनी पड़ती है। ठीक है, भारिया ध्यान रखना, इट इज़ वन ऑफ पीवीटीजीज। पीवीटीजीज में से अभी जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट पीवीटीजीज से पहले क्वेश्चन बहुत आ रहे थे। ठीक है, तो अभी देखो असिस्टेंट रजिस्टर में पीवीटीजीज का क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा, और उसमें भी नहीं आया। तो आप थोड़ा सा इसको कम पढ़ सकते हो, इधर जो टॉपिक आए वो ज़्यादा पढ़ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा इसेंशियल फंक्शन है ग्राम पंचायत का। तो इसेंशियल फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड अरेंजिंग दी मेंटेनेंस ऑफ मैटरनिटी होम्स। तो बाकी जो कॉटन इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव और कम्युनिटी सेंटर है वो सब है, बाकी मैटरनिटी होम वाला उसका फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 24 खंबा कहाँ है। 24 खंबा एक टेम्पल है दोस्तों, और उज्जैन में है। ठीक है, तो ये 24 खंबा है, हमने इसकी फोटो भी ये लगा रखी है। कौन सी पथपाड़ा जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है वो कहाँ पे है। अभी दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी हैं। एक स्पेशली आदमगढ़ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन भी था, हमने भीमबेटका देखा था, आदमगढ़ का एक क्वेश्चन पूछ लिया, पथपाड़ा का पूछ लिया। तो ये फ्रेंड सीधी में है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आर्कियोलॉजिकल साइट से इन्होंने पूछ लिया, सीधी में, पथपाड़ा में। अगला देखेंगे कि मध्य प्रदेश का एरिया और इंडिया का एरिया, हमको परसेंट बताना है कि एरिया ऑफ मध्य प्रदेश कितना है इंडिया के एरिया का। तो अगर आप देखो कि 30 लाख जो है वो अराउंड इंडिया का है, और कुछ 3 लाख जो है वो इंडिया का है, मध्य प्रदेश का। तो 9.38% इंटेलिजेंट गैस है। थोड़ा सा यहाँ पे दोनों में डाउट हो सकता है, बट आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए, 9.38 इज द आंसर। ठीक है, अगला बताना है हमको कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये एक फैक्ट लिखा हुआ है कि ये मतलब फंडामेंटल ड्यूटी में है कि डीपीएसपी में है, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आया है यहाँ पे, उसके पहले एक एग्जाम हुई थी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स 2026, उसमें क्या हुआ था, ये जो प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और डीपीएसपी में भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये तो आर्टिकल 48A जो है वो डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या लिखा है, ये जब हमारा संविधान बना था तो दीज आर डायरेक्टिव्स टू स्टेट, स्टेट मतलब इंडिया, कि वो आगे क्या करना चाहिए, ये है। तो आर्टिकल 48A में साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल है जो 51AG, उसमें नागरिकों को निर्देश है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है कि जो सिटीजन्स को बताया गया है कि आप ये करें, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है 51AG में। तो ये ध्यान रखना, ये तो इसने प्रीलिम्स में पूछ लिया कि कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 48A में लिखा है। और ये वाला आर्टिकल भी आप याद कर लेना कि फंडामेंटल ड्यूटी 51AG में ये लिखा हुआ है कि हमको इन्वायरमेंट की देखभाल करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल जो है शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करता है। तो देखो इसमें अगर आप अलग करो 338A, ये क्या है, NCST के बारे में है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में। ठीक है, ये रिजर्वेशन के बारे में है, SC और ST के। अब बचे हमारे 341 और 366 25। तो इसका आंसर जो 366 है दोस्तों, यहाँ पे ही डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और इसमें जो सेक्शन 25 है उसमें स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब ये 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, 338A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताता है, और 338 एक B भी है, वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बताता है। ठीक है, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, रिजर्वेशन के बारे में बताता है, SC और ST का। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है कि मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश विजन है @2047, तो उसमें महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना होना चाहिए, क्या टारगेट हमने रखा है, मतलब अगर 100 महिलाएं तो कितनी पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, तो वो हमने रखा है 70%। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट कम, अभी हमारा जो है वो 50 से कुछ नीचे है। ठीक है, तो अभी हमको कितना अचीव करना है, 70% अचीव करना है। अगला देखेंगे कि हम जो वीट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम वीट का प्रोडक्शन कितना करते हैं। देखो अभी आपकी जो एग्जाम होगी उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे 25-26 ही पढ़ के जाना बहुत अच्छे से। अगर आप, मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे। इसका आंसर होगा 20.78। ठीक है, 20.78 है। पहला यूपी है, यूपी 30% गेहूँ उगाता है और हम 20.78। अगला है इजी क्वेश्चन, संत सिंघा जी कहाँ से एसोसिएटेड है, निमाड़ से। ऐसे इजी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन से मानसून से बरसात होती है, तो देखो दोस्तों ये इंडिया है, ये इंडियन ओशियन है। यहाँ से क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून की एक शाखा आती है, वो यहाँ पे आके टूट ब्रेक हो जाती है 2 भागों में। एक हो जाती है आपकी अरेबियन, यहाँ से आती है, और फिर एक यहाँ से आती है। इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इसको बोलते हैं अरेबियन सी। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बारिश होती है मध्य प्रदेश में वो होती है दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून से। और साउथ वेस्ट मानसून में भी हमारी जो मैक्सिमम बारिश होती है वो किससे होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अभी जो एग्जाम हुई है एपी की
हाँ उसमें पूछा गया। गंगोर फेस्टिवल कब मनाया जाता है? पहली बात तो कहाँ मनाया जाता है? तो निमाड़ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत के महीने में मनाया जाता है। और चैत का महीना कब शुरू होता है? तो ये मार्च में जब होली होती है उसके बाद शुरू होता है। ठीक है, तो ये गंगोर फेस्टिवल एक शिव पार्वती जी को समर्पित है। ठीक है, आप ध्यान रखना। तो ये गंगोर फेस्टिवल निमाड़ में मेनली मनाया जाता है। ये लिखा है देखो, शिव जी और पार्वती। अच्छा, ये आईसीटी का क्वेश्चन है कि कौन सा रूल बताता है कि यूजर स्टोरेज डाटा कैन नॉट बी व्यूड और चेंज्ड बाय अदर पीपल इंक्लूडिंग दी ऑपरेटर। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर होगा यूजर स्टोरेज डाटा कैन नॉट बी। और देखो इसमें लिखा डाटा प्राइवेसी एट रन टाइम, प्राइवेसी ऑफ यूजर स्टोरेज डाटा, प्राइवेसी ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफर, ऑथेंटिकेशन एंड अथराइजिंग। अब देखो ये तीनों जो टर्म्स है थोड़े मिलते जुलते लग रहे हैं, बट आप इसमें इजीली गेस कर सकते हो क्या होगा कि प्राइवेसी ऑफ यूजर स्टोरेज डाटा मतलब जो सेव है सिर्फ वही देख सकता है, उसको कोई दूसरा नहीं देख सकता। ये है। अगर मान के चलो हम डाटा रन टाइम है, मतलब जैसे आप देखते हो ना व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो वो इंक्रिप्टेड होता है। ठीक है, हमारे हम भेजते हैं तो इंक्रिप्ट हो जाता है, फिर जब दूसरे के पास जाता है तो इंक्रिप्ट से वो खुलता है। ठीक है, तो ये डाटा इंक्रिप्शन होता है, तो वो होता है डाटा प्राइवेसी एट रन टाइम। ओके, तो इस तरह से, तो इसका आंसर होगा प्राइवेसी ऑफ यूजर स्टोरेज डाटा। इजी क्वेश्चन था। विलुप्त होती जनजातियां बुधना प्रथा के राइटर कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बसंत निर्गुणे जी। ट्राइबल बुक से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको अगर 10-15 बुक्स याद कर लो, एक वेरियर एल्विन की बुक है। ठीक है, अलग अलग मुंडा ट्राइब्स के ऊपर एक बुक है, तो याद कर लेना। विलुप्त होती जनजाति बुधना प्रथा श्री बसंत निर्गुणे की बुक है। ठीक है, अगला देखेंगे कि तसार कॉकन प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में कितना था? तो ये कौन जो है वो सेरिकल्चर से रिलेटेड है दोस्तों। सेरिकल्चर से अगर एक मैं जगह बताऊँ आपको तो वो सियोनी जो है बड़ी फेमस है। सियोनी को बोला जाता है लखनऊ ऑफ एमपी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी सिल्क होती है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो छोड़ देता इसको। इसका आंसर है 17.57 लाख। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 334 किससे रिलेटेड है? तो ये हमको बताना है। तो आर्टिकल 334 दोस्तों रिलेटेड है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आर्टिकल 334 में क्या लिखा हुआ है कि वो रेगुलेट करता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उसका। तो उसमें क्या लिखा था कि इस आर्टिकल में कि 10 साल तक वो रिजर्वेशन के बारे में जो पॉइंट है वो इसी आर्टिकल में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आगे अब उसको बढ़ा भी दिया है अमेंडमेंट से, तो आप ध्यान रखना। जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितनी कृषि उपज मंडी है? तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था दोस्तों। कृषि उपज मंडी अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा 259। ये भी बहुत डिफिकल्ट था। ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने ही है, मतलब आप देखोगे 40 क्वेश्चन यू कैन डू, बाकी 5 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है जो आपको छोड़ने। 5 क्वेश्चन आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। तो अगला क्वेश्चन 259 इसका आंसर है कृषि उपज मंडी होलसेल मार्केट जो होते हैं वहाँ पे। ठीक है, वो है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट अभी हम एपी का पेपर दोस्तों जो अभी हुआ है, आई थिंक अभी 10-15 दिन पहले, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। बाकी जो मैं आपको कहूँगा, आप एक तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो अच्छे से, आगे जो आपकी एग्ज़ाम्स आ रही हैं 25-26 वाला, तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा आप साइट्स पढ़ लो। कौन सी साइट्स? जो स्टोनेज साइट्स हैं वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। 5 आपके ये हो गए। उसके बाद आप एमपी की बात कर रहा हूँ, मिनरल से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको रिवर से मिलेगा दोस्तों। ये मैं बिल्कुल मतलब लग रहा है कि 3, 2, 5, 1, 6, 7 ये बड़े पक्के लग रहे हैं कि यहाँ से ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आप देखें। ठीक है, और भी आप कमेंट्स में जो मैंने क्वेश्चन पूछे आप उनके आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच।